Hello students, Parveen Sharma here. All you are welcome in Commerce Law with Parveen Sharma. तो लीजिए बेटा, आज आपको पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन बेटा समापन होता है फर्म का। जैसे ही हमने फर्म सबसे पहले फर्म को बनाया, फिर हमने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने का काम किया, चाहे वो केस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रेशो चेंज होने का था, चाहे वो केस पार्टनर के एडमिशन का था, चाहे वो केस पार्टनर की रिटायरमेंट का था, चाहे वो केस पार्टनर की डेथ का था। ऐसे ही हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, उसका समापन भी कर सकते हैं। और उसका समापन करने का मतलब ये नहीं है कि हम वैसे ही उसका समापन कर देंगे। समापन के टाइम भी जो है अकाउंट बुक प्रिपेयर किए जाते हैं, हिसाब किताब किया जाता है, तभी फर्म को जो है डिसॉल्व किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का होता है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पार्टनर अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर दें, जब सभी पार्टनर सहमत हो जाएं तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चार पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर जो है वो फर्म को डिसॉल्व करवाना चाहता है, लेकिन तीन नहीं चाहते। तो मेजोरिटी में तीन रहेंगे, वो सोचेंगे कि फर्म को डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पार्टनर चाह रहा है कि भी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाए। तो अकेला पार्टनर भी कोर्ट से फर्म के डिसोल्यूशन जो ऑर्डर है वो लेके फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। तो इसलिए बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जो है वो फर्म का डिसोल्यूशन होता है। कोर्ट का हस्तक्षेप तब होता है जब जरूरत हो, और अगर पार्टनर आपस में ही सहमत हैं तो कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो बेटा, जब हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो उसको डिसॉल्व करते वक्त अकाउंट बुक कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, हिसाब किताब कैसे किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हिसाब किताब में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले तो बेटा क्या होता है, जो हमारी एग्जिस्टेड फर्म है उसका लेना देना हमें कंप्लीट करना होता है, लेन देन जिसको कहते हैं। अब लेन देन में सबसे पहले लाइबिलिटीज आती है। अब लाइबिलिटीज की पेमेंट जब हम किसी फर्म को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो एट फर्स्ट जो है हमें उसकी लाइबिलिटीज को कवर करना होगा, उनको पे करना होगा। अब लाइबिलिटीज को पे करते हैं, फर्म तो डिसॉल्व होने जा रही है, और एसेट्स को बेचा जाता है, क्योंकि अब जब फर्म नहीं रहेगी तो एसेट्स का क्या करेंगे, चाहे वो लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो हम उसका प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा डिसोल्यूशन के वक्त। प्रॉपर्टी से बेच करके जो पैसा रिकवर हमारे पास होगा, फिर हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे, और उसके बाद अगर लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद पैसा बच जाता है तो बचा हुआ पैसा किसका है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स का है। इसलिए जब एसेट्स को बेचा जाता है और लाइबिलिटीज को पे किया जाता है तो ये सारी प्रोसेस जो है वो रियलाइजेशन के अंदर आती है स्टूडेंट्स। एक नया अकाउंट हमें इसमें ओपन करना होता है, जिस अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा अकाउंट बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो बेटा जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। बिल्कुल वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि भाई रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वसूली, और इस अकाउंट का नाम क्या है, वसूली खाता बोलते हैं इसको, वसूलीकरण अकाउंट। बिल्कुल वही चीजें, पार्टिकुलर्स का कॉलम जो है, हमने फर्स्ट जो कॉलम है ये किसका है, ये पार्टिकुलर्स का कॉलम है, और दूसरा कॉलम किसका है, अमाउंट का है, और फिर ये किसका कॉलम है, पार्टिकुलर्स का, फिर ये कॉलम किसका है, अमाउंट का। तो बेटा ध्यान रखें कि एसेट्स को बेचा जाता है, तो ये नहीं है कि हम एसेट्स को डायरेक्ट ही बेचना शुरू कर देंगे, उसके लिए बेकायदा
जो है, रियलाइजेशन कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। रियलाइजेशन कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटीज की पेमेंट करना। अब रियलाइजेशन कमेटी में सारे पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई एक पार्टनर भी हो सकता है, और बाहर से भी हम रियलाइजेशन कमेटी गठित कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन कमेटी जो है वो क्या डिसीजन लेती है, एसेट्स को बेचने का, और फिर एसेट्स की वसूली से जो पैसा आएगा उससे, यानी कहने का मतलब ये है जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे सपोज ये ए बी सी और डी 4 पार्टनर हैं, इनमें से रियलाइजेशन का जिम्मा किसी एक को सौंप दिया, या चारों ही रियलाइजेशन कमेटी के मेंबर हैं, तो बस ये चारों जो है इनकी तरफ से क्या होगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन को सौंप दी जाएंगी। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? तो सबसे पहले मान लिया हमारे पास बैलेंस शीट, सब बैलेंस शीट तो हर बिजनेस की होती है, तो ये बैलेंस शीट दी हुई है। इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या होता है बेटा, लैंड मान लिया 50,000 का है, बिल्डिंग मान लिया 1 लाख रुपए की है, या ये 1,50,000 का है, बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 60,000 की है, फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो आपके 40,000 के हैं, कैश बैलेंस आपका 20,000 है, बैंक बैलेंस आपका 30,000 है, इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके वो 20,000 के हैं। इस प्रकार से गुडविल एसेट्स में आपकी कितने की है, सपोज वो 30,000 की है। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखी होती हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल्स लिखी होती हैं, ये ए बी सी और डी, इनकी कैपिटल्स आएंगी। फिर क्या आएंगे, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। अब रिजर्व्स और प्रोविजंस में बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जनरल और एक होते हैं स्पेसिफिक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट से इन जो आइटम्स हैं, जितनी भी ये एसेट्स हैं, ये सारी कहाँ ट्रांसफर की जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। और लाइबिलिटीज को भी, जैसे क्रेडिटर्स हैं या लोन है किसी पार्टनर का, क्या है, लोन है, क्रेडिटर्स है, लोन है, उन सबको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है स्टूडेंट्स। अब जब हम उनको ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करते वक्त जो जर्नल एंट्री है वो क्या पास होगी। अब जैसे एसेट्स हैं बेटा, एसेट्स जो हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जब हम उनको कहीं ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वो डेबिट से क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। तो वो क्रेडिट हो जाएंगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। जर्नल एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है ना, यहां लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, कौन कौन सी एसेट्स को। बेटा ध्यान रहे कि कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये 2 ऐसी एसेट्स हैं जिनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। कैश बैलेंस को और बैंक बैलेंस को बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं करते। अब ये क्वेश्चन है यहाँ बेटा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, वसूली होती है। एसेट्स को बेचा जाएगा, उनसे पैसा वसूल किया जाएगा। तो क्या कैश की वसूली करने की जरूरत है, उसको किसी पे बेचने की जरूरत है कि कैश को बेच के किसी से कैश लिया जाए, वो तो पहले ही कैश है। ऐसे ही जो हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा है वो तो पहले ही कैश है, इक्विवेलेंट है कैश के, इसलिए उनके रियलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती। तो कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके बाकी सभी एसेट्स, चाहे वो डेटर्स हैं, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल्स हैं, ठीक है ना, उन सब को जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, अब जो है ऐसे ही लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। अब लाइबिलिटीज को जब ट्रांसफर करते हैं तो वो क्रेडिट होती है, क्रेडिट से क्या हो जाएंगी, डेबिट। तो यहां क्या आएगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन
अकाउंट, सन्ड्री लाइबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आप देखते होंगे कि लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज के अलावा यानी क्रेडिटर्स के अलावा, लोन्स के अलावा, बिल्स पेबल्स के अलावा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अलावा कुछ और चीजें भी लिखी होती हैं। क्या होती हैं? पार्टनर्स की कैपिटल्स लिखी होती हैं। पार्टनर्स की कैपिटल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स रियलाइजेशन में नहीं आएंगी, बल्कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जैसे आप पहले बनाते आए हैं, पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ऐसे अभी भी आप पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बिल्कुल पहले की तरह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इसलिए लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल्स जो हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी और जो लायबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन में चली जाएंगी। तीसरी चीज एक और वहां पर रहती है स्टूडेंट्स, वो रहते हैं रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। अब रिजर्व्स और प्रोविजंस में मैंने बताया था ये दो प्रकार के वहां मिलेंगे, एक तो मिलेंगे जनरल और दूसरे मिलेंगे स्पेसिफिक। अब क्वेश्चन आता है कि जनरल किसको कहते हैं? वो रिजर्व बेटा जो कहीं भी यूज हो सकते हैं, उन पे कोई लेबल किसी स्पेशल चीज का नहीं लगा हुआ है कि ये इस चीज के लिए बना है। जैसे जनरल रिजर्व होता है हमारा, जनरल रिजर्व को कहीं भी यूज किया जाता है, या रिजर्व फंड होता है कहीं भी यूज करते हैं हम उसको, या खाली रिजर्व्स हैं या खाली प्रोविजंस हैं। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? जनरल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी प्रकार हम स्टूडेंट स्पेसिफिक की बात करते हैं। अब स्पेसिफिक में कैसे? जैसे डेप्रीसिएशन प्रोविजन फंड है, तो ये प्रोविजन बेटा स्पेशल किसके लिए बनाया गया है? डेप्रीसिएशन के लिए बनाया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये किसके लिए बनाया गया है? वर्कमैन कंपनसेशन के लिए बनाया गया है। ऐसे ही बेटा अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये किसके लिए बनाया गया है? इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये किसके लिए बनाया गया है? बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। और जो है इंश्योरेंस पॉलिसी फंड, ये किसके लिए बनाया गया है? अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है तो उनसे फाइनेंशियली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस इसको बनाता है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि जो ये स्पेसिफिक हैं, इन स्पेसिफिक को जो है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है, यानी जर्नल एंट्री इनकी क्या बनती है? ये सारे क्रेडिट बैलेंसेज हैं, चाहे वो डेप्रीसिएशन प्रोविजन फंड डेबिट, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, डेप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन आ गया, इंश्योरेंस पॉलिसी फंड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा, इनको डेबिट कर दिया जाएगा, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो जनरल है बेटा, इनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? ये क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने रेशो के अंदर इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से बेटा ये एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है ये आपको मैंने पढ़ाई है। अब जैसे हमने रियलाइजेशन को एसेट्स और लायबिलिटीज और जो अपने स्पेसिफिक रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ था वो सारा सौंप दिया। अब सौंपने के बाद जो रियलाइजेशन है कमेटी जो है वो क्या करेगी? अब सबसे पहले उनको सौंपा है हमने एसेट्स को, अब वो एसेट्स को बेचेगी। अब जब एसेट्स को बेचेगी तो बेचने से पैसा आएगा। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब पैसा आएगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अब कई बच्चे यहाँ क्या करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स बिक रही हैं, फिर एसेट को क्रेडिट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स एसेट को क्रेडिट नहीं करना है,
बिकॉज एसेट्स आर ऑलरेडी क्रेडिटेड, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब हमने उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था तो एसेट्स को तो हमने तभी क्रेडिट कर दिया था। तो अब यहां क्रेडिट किसको किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट को। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। यहां आएगा कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, एसेट्स से कैश को हमने क्या किया है? रियलाइज किया है, कैश आया है। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो हर चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज को करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें तो अक्सर देखा होगा आपने कि जर्नल एंट्रियां पिछले आप 10 ईयर्स उठा के देख लिए, कई बार जो है लेजर की बजाय इसमें जर्नल ही पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स से। वैसे तो किसी भी चैप्टर में आपसे जर्नल पूछा जा सकता है, ये नहीं कह सकते आपकी जर्नल, हम जर्नल एंट्रियां इसकी कैसे करें, क्योंकि जिसको लेजर आते हैं तो उसको जर्नल तो आना ही चाहिए, जर्नल आता है तो लेजर आता है। उसके बाद कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो एसेट्स हैं, मान लिया बिजनेस की कोई एसेट है, उनको कोई पार्टनर लेने के लिए तैयार हो जाए, पार्टनर बोल दे कि भाई ये फर्नीचर है, फर्नीचर को तो मैं ले लूंगा, तो वहां पर फिर कैश तो हमारे पास आया नहीं। वहां पर क्या होगा? मान लिया पार्टनर बी ने ले लिया, तो वहां क्या होगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। यहां आएगा एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर कर लिया, तो वो पैसा हमने उस एसेट की कीमत जितनी भी उसकी लगेगी उससे हमने पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से काट लिया वो पैसा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद अब जैसे इसके बाद ये कैश आ गया या पार्टनर्स यानी एसेट्स चली गई, अब लायबिलिटीज की पेमेंट की बारी आएगी। तो जब लायबिलिटीज की पेमेंट की बारी आएगी तो स्टूडेंट्स वहां लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, गलत। वहां डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है ना। यहां आएगा सन्ड्री लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज को पे किया गया है। अब बेटा लायबिलिटीज में भी ऐसा ही होता है कि आप लायबिलिटीज की कैश पेमेंट भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर ये कह दे कि भाई कोई बात नहीं, ये क्रेडिटर्स है, इनकी पेमेंट मैं कर दूंगा। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो उस सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट तो होना ही है, तो वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहां आ जाएगा लायबिलिटी, ठीक है ना, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर, पार्टनर का नाम आ जाएगा जिस पार्टनर ने उस लायबिलिटी को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये बातें आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ऐसे आपने एसेट्स को रियलाइज करना है और रियलाइज करने के बाद लास्ट में आता है इसमें कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन पे खर्चा भी तो आता है, जब हम रियलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, एसेट्स को बेचा जाता है तो उनको बेचने के लिए कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना, लोगों को वहां बुलाना, सारे अरेंजमेंट करना, तो इस प्रोसेस में खर्चा आता है, तो उसके लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करने होते हैं फर्म को। उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी? वो भी एक नुकसान है, नुकसान में रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्या कर दिया? पे ऑफ कर दिया। ये स्टूडेंट्स आपको चीजें बड़े ध्यान से समझनी है, ये जर्नल एंट्रीज बड़े ध्यान से देखनी है आपको। अगर आप इनको अच्छे से देख जाओगे तो आपको 1% भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर के अंदर। उसके बाद चलिए बेटा, रियलाइजेशन के अंदर ही एक स्पेशल चीज हमारे पास और बची हुई है, वो क्या है?
unrecorded assets and unrecorded liabilities। अब क्वेश्चन बेटा ये आता है कि अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किसको कहते हैं? Asset which is not recorded in the balance sheet of business and liability which is not already recorded in the liability side of balance sheet। बैलेंस शीट के अंदर ये चीजें नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि भी कोई एसेट बैलेंस शीट में नहीं है, यानी वो रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन वो उससे कैश तो रियलाइज होगा। आपके पास आएंगे इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस कि एन अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, ठीक है ना, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹8,000 सोल्ड फॉर ₹4,000। 8,000 बुक वैल्यू थी, 4,000 में बेच दिया। अब क्वेश्चन आता है कि अनरिकॉर्डेड था। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड को रियलाइजेशन में भी लिखने की कोशिश करते हैं। गलत बात। रियलाइजेशन के अंदर लिखा जाएगा अनरिकॉर्डेड, लेकिन केवल उसकी वसूली लिखी जाएगी बेटा, ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों ट्रांसफर नहीं होगा? क्योंकि ट्रांसफर वही एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी जो बैलेंस शीट के अंदर हैं, विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ठीक है ना, जो रिकॉर्डेड हैं वही ट्रांसफर होंगी रियलाइजेशन में, लेकिन वसूली अनरिकॉर्डेड से भी होगी। जैसे जो रिकॉर्डेड है उनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया और फिर उनसे कैश रियलाइज भी किया। ऐसे ही लाइबिलिटीज जो रिकॉर्डेड है हमने उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया और उनकी पेमेंट कर दी। ध्यान रखना है कि पेमेंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की भी की जाएगी और कैश रियलाइज अनरिकॉर्डेड एसेट से भी होगा। अब जैसे मैंने एक टाइपराइटर है, टाइपराइटर जो है बिजनेस के अंदर टाइपराइटर खरीदा था, बस फर्क क्या हुआ कि वो रिकॉर्ड करना रह गया, उस वक्त रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा। रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा तो वो बैलेंस शीट में कहीं नहीं है। अब वो बैलेंस शीट में कहीं नहीं है, लेकिन सामने पड़ा हुआ तो दिखाई दे रहा है। तो पड़ा हुआ कोई भी एसेट है जो पड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो बिकेगी तो है ही, या उसको वहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो ध्यान रखें कि भाई वो रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए वो ट्रांसफर रियलाइजेशन में नहीं हुआ, लेकिन उसका रियलाइजेशन जो है जरूर होगा। अब जब उसका रियलाइजेशन होगा, मान लिया एक टाइपराइटर है, तो जर्नल एंट्री बिल्कुल वही बनेगी पहले की तरह कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वही एंट्री बनेगी सेम। यहां आएगा कैश रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट से कैश रियलाइज हुआ। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसके लिए क्या होगा, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड ऑफ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज करनी है। ऐसे आप इसकी जर्नल एंट्रीज करोगे। जर्नल एंट्रीज करने के बाद देन आपको क्या बनाना है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। अब देखिए मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बना करके दिखाता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। ये देखिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। यहां पर ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। सबसे पहले हमारी एसेट्स ट्रांसफर हुई थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, टू सन्ड्री एसेट्स। बेकायदा आपको एसेट्स के नाम लिखने हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे वो डेटर्स हैं, चाहे वो गुडविल है, जितनी भी एसेट साइड के अंदर लिखी हुई हैं, कैश और बैंक को छोड़ करके सबको आपने यहाँ लिख देना है। और इन साइड अमाउंट लिखोगे। ये यहाँ अमाउंट लिखने के बाद बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है, और इसका टोटल आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद एसेट्स के बाद बेटा और चीज, एसेट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आ जाइए लाइबिलिटी साइड में, यहाँ क्या आ जाएगा,
बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्या आ गया? लोन। अब लोन बेटा ध्यान रखें कि आउटसाइड लोन यहां पर आएगा। आउटसाइड लोन ध्यान रखना है। अगर खाली लोन बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो वो आउटसाइड माना जाता है। माना क्या जाता है? वो होता ही आउटसाइड है। आउटसाइड किसको कहते हैं? पार्टनर्स को बाहर का किसी को पैसा देना है। अब कई बार आपको वो ये आउटसाइड वर्ड मैंने यहां इसलिए यूज किया है कि कई बार वहां आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स। कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है वहां कि वहां आपको कई बार बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है सपोज, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है, यहां पर कई बार पार्टनर ए है मान लिया, तो यहां एज वाइफ का लोन आ जाएगा। ए की वाइफ का लोन है 20,000। तो स्टूडेंट सोचते हैं तो यार ए की वाइफ का लोन है, ए चाहे किसी साझेदार की वाइफ का लोन भी है वो आउटसाइड माना जाएगा, वो रियलाइजेशन में आएगा। हाँ अगर किसी पार्टनर का लोन है, मान लिया एज लोन है, किसी पार्टनर ने बेटा लोन दिया है, किसी पार्टनर ने बेटा अगर लोन दिया है तो जो पार्टनर का लोन है वो आउटसाइड लोन नहीं माना जाएगा स्टूडेंट्स, वो आउटसाइड नहीं माना जाएगा। उसके लिए फिर क्वेश्चन आता है कि पार्टनर के लोन के लिए क्या किया जाएगा भाई? उसके लिए स्पेशल लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा। पार्टनर के लोन के लिए स्पेशल लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा। ये रियलाइजेशन मैं दोबारा फिर आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ये रियलाइजेशन है वही चीज कि यहां पर टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है ना, एसेट्स में ये लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गई, ये प्लांट आ गया, मशीनरी आ गई, फर्नीचर एंड फिक्सचर आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गई, गुडविल आ गई, ठीक है ना। ये सारी जितनी भी एसेट्स हैं, डेटर्स हैं, ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, ये चिंता नहीं करनी है, सारी एसेट्स आएंगी यहाँ। और इनका अमाउंट यहाँ इनसाइड लिखने के बाद फिर टोटल अमाउंट आपको यहाँ मेंशन कर देना है। ऐसे ही बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले लोन, लोन बताया था मैंने, आउटसाइड लोन, उसके बाद क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेबल्स, उसके बाद ठीक है ना आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, उसकी पेमेंट। ये सारी चीजें आपको लिखने के बाद इनका अमाउंट यहां लिख देना है। उसके बाद दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? बाय स्पेसिफिक, ठीक है ना, प्रोविजंस और रिजर्व्स जो हैं उनके लिए, अब स्पेसिफिक का नाम आ जाएगा स्पेशल बाय डेप्रिसिएशन प्रोविजन फंड है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है ना, कोई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है। अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए स्टूडेंट्स क्या है, यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये बैलेंस शीट है, देखिए बैलेंस शीट के अंदर ये डेटर्स दिए हुए हैं। अब डेटर्स में कई बार वो क्या करते हैं, कई बार क्या आमतौर पे ये 20,000 है, 1,000 का प्रोविजन है, यहाँ कितने दिखा देंगे? 19,000। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर जो डेटर हैं, यहाँ जो डेटर आपको दिखाने हैं ये डेटर्स हैं, यहाँ ये डेटर जो है ये कितने दिखाओगे? पूरे 20,000। और यहाँ पर ये जो प्रोविजन है बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए वो यहाँ दिखाओगे 1,000। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस 1,000 को तो ये यहाँ दिखा देंगे, लेकिन यहाँ डेटर वो 19,000 लिख देते हैं। अगर यहाँ आप 19,000 लिखोगे तो आपका न्यूमेरिकल 101% गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको बिल्कुल 100% ध्यान रखनी है। इस प्रकार से ये हमारे जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में क्या हो चुके हैं? ट्रांसफर। अब इनको ट्रांसफर करने के बाद आइए हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं। आगे जब हम बढ़ाएंगे, ये वही रियलाइजेशन अकाउंट है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। अब रियलाइजेशन को आगे बढ़ाया हमने, सबसे पहले क्या किया? एसेट्स को बेचा। एसेट्स को बेचा तो जर्नल एंट्री क्या बनी थी? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रेडिट में क्या आएगा? बाई कैश और बैंक, ठीक है ना। मान लिया लैंड आपका बिका है 40,000 में, प्लांट बिका है 20,000 में, ठीक है ना। डेटर से वसूल हुए हैं 10,000, फर्नीचर से वसूल हुए हैं 10,000, बिल्स रिसीवेबल से हुए हैं 5,000। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इन्वेस्टमेंट से वसूल हुए हैं 20,000। जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है
वो इस साइड में लिखना है। अब ये कह रहे हैं कि भी एक मशीनरी है जिसकी कीमत 40,000 है, वो पार्टनर बी ने ले ली। तो जब बी ने ले ली तो जर्नल एंट्री क्या बनी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। मशीनरी ब्रैकेट में लिख देना है कि मशीनरी 40,000 में किसने ले ली, बी ने ले ली। ये बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट, टाइपराइटर था वो बिक गया, उसके लिए क्या करेंगे, बाई, ठीक है ना, बाई बैंक अकाउंट, कैश आया है ना, ब्रैकेट में दिखाएंगे भी टाइपराइटर नाम था उसका और वो कितने में बिका है, 4,000 में। ध्यान रखना है कि ये जितनी भी एसेट्स हैं ये हमने रियलाइजेशन के डेबिट में भी लिखा था इनको, और फिर इनको क्रेडिट में भी लिखा क्योंकि ये बिकी हैं। लेकिन ये जो है बेटा डेबिट में नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है, लेकिन इससे पैसा वसूल होगा, क्रेडिट में इसको शो जरूर करना है। तो ये जर्नल एंट्री है, जो मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई थी उन्हीं एंट्रीज को ही हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास पैसा आ गया, पैसा आ गया तो अब हम लाइबिलिटीज को पे करना शुरू करेंगे। लाइबिलिटीज की पेमेंट की एंट्रीज मैंने आपको बताई थी अच्छे से। क्या एंट्रीज बताई थी मैंने स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज की पेमेंट की जो एंट्रीज मैंने बताई थी, क्या बताई थी एंट्रीज, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर लाइबिलिटीज की डिटेल आएगी कि लोन की पेमेंट हमने 40,000 की है, क्रेडिटर की पेमेंट 20,000 की है, बिल्स पेबल की कीमत जो है हमने 10,000 दी है, कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी वो 5,000 दी है, सबका टोटल यहाँ लिख देना है। ऐसे ही फिर अगर कोई लाइबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टनर ने ली है तो उस पार्टनर का मान लिया ए ने जिम्मेदारी ली है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट वो अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट की है तो यहाँ पर क्या आएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का नाम आ जाएगा यहाँ ब्रैकेट में, और मान लिया वो 6,000 की थी तो ये 6,000 रुपये पेमेंट हमने कर दी। उसके बाद लास्ट में बेटा देखो, अब क्वेश्चन आता है कि हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी। कई बच्चे क्या करते हैं, रिजर्व और प्रोविजन में पैसा लिखा हुआ होता है, क्रेडिट्स जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में हमने लाइबिलिटी के साथ रिजर्व और प्रोविजन भी लिखे हुए हैं स्पेसिफिक। उनकी कोई पेमेंट थोड़ा ना होनी है, उनको कोई लाइबिलिटी थोड़ा है, वो तो बिजनेस का अपना ही पैसा है। अगर उनके अगेंस्ट किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है तो बस हमें उनको वहीं रहने देना है, और वहीं रह करके वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट में शामिल हो जाएंगे। प्रॉफिट में शामिल होने के बाद वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा वो पैसा, क्यों, क्योंकि रिजर्व प्रोविजन का पैसा किसका होता है, पार्टनर्स का। कहां से बने होते हैं वो, प्रॉफिट में से। प्रॉफिट पे देखो पहले तो वो स्पेसिफिक है, अगर उनके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है उसको पे करेंगे, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, व्हेन देयर इज नो एनी लाइबिलिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर रिजर्व एंड प्रोविजंस, तो देन क्या होगा उनका, वो प्रॉफिट में शामिल होकर के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। किस रेशो में, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अभी ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे, देखना अभी आपके सामने हो। इसके बाद एक चीज और हमारी रहेगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ उनके लिए हमने क्या एंट्री की थी, उनके लिए एंट्री की थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, गलत, यहाँ लिखना चाहिए टू कैश या बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मान लिया वो 10,000 थे, ये 10,000 लिख दिए। इस प्रकार से हमने इस अकाउंट को, लास्ट में अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्लोज। ये टोटल आ जाएगा, ये टोटल आ गया, और यहाँ पर ये टोटल आ गया। अब यहाँ अगर पैसा, यहाँ बैलेंस आया है, इसका मतलब क्या है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सी एंड डीज कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में, ओल्ड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है। और व्हेन दिस अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, तो देन इट मीन्स फर्म को नुकसान रहा है लास्ट में, तो नुकसान को वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट बैलेंस यहाँ शो होगा। फिर वो नुकसान पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना, रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है, तो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उससे क्रेडिट हो जाएंगे, प्रॉफिट है।
और अगर लॉस आ गया तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट्स फर्दर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। जैसे हम प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रांसफर करना है। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट था। तो आज आपका जो ये चैप्टर है ये स्टार्ट हो चुका है और इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का लोन अकाउंट जो है और बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो आपको टॉपिक है वो क्लियर करवाया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है हम उसका यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की किसी प्रकार की कोई क्वेरी है बेटा, तो आपका जब ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे डाला जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हो। थैंक यू ऑल।